शहनाज, आपका कैमरा ऑन है, एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में। आप लोग को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप लोगों को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है, यस और नो? मैं एक बार लास्ट बार पूछ रही हूँ, आप लोगों को वॉइस और व्हाइट बोर्ड क्लियर है, यस और नो? चैट बॉक्स में प्लीज बताएं, मैसेज ड्रॉप करें। यस और नो, अगर आपको क्लियर है तो यस लिखें, अगर नहीं क्लियर है तो नो लिखिए। आप लोगों को वॉइस और व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? फाइनली किसी ने आंसर तो किया। अच्छा, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने पूरा 55 मिनट पढ़ाया है। कौन 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 मतलब लाइव था उस टाइम, प्लीज एक बार कंफर्म कर सकते हो? उस क्लास का आपको सब याद है? क्योंकि कल की क्लास में भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं, मैं लेफ्ट होने के बाद वापस से अगेन आई थी और मैंने पढ़ाया। आप लोग मेरे को आंसर नहीं कर रहे थे तो मैंने पढ़ा दिया, और वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया है। कुछ टेक्निकल इशू था कल, बहुत एक्सट्रीमली, पर फिर भी मेरे को दो तीन बच्चे शो हो रहे थे, मैंने पूरा पढ़ा दिया, मतलब जो क्लास था। बट मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग में भी नहीं, मुझे अगेन पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। कोई बात नहीं, वापस से कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हम अगेन कर लेते हैं कल वाली क्लास जो थी। अम, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली हमने पूरा स्वर पढ़ लिया था, सबको याद है ना? हमने पूरा जो स्वर थे हमने सारे पढ़ लिए थे प्रॉपर। ठीक है, आई होप, उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ के साथ अपने नोट्स क्रिएट कर रहे होंगे। देखो, आपको सिर्फ इसमें वर्ड्स पूछे जाएंगे, उनके नाम याद करने हैं आपको बस। आपसे कोई इसमें कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे कोई किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ नाम दिए जाएंगे, वो नाम किससे रिलेटेड है बस वो बताना है आपको। ठीक है, तो जो बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो इनफ है, बाकी आप लोग उसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो स्वर हमने पूरा पढ़ लिया था। व्यंजन में हमने पढ़ा था वर्ग, याद होगा आपको, मैंने वर्ग पढ़ाए थे। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और 5 तरीके के वर्ग पढ़ाए थे मैंने आपको। ठीक है, उसमें पढ़ाया था मैंने एक उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब बता देता। देखिए, जो ये वर्डों के नाम रखे गए ना, इनका अपने आप में कोई सरल मीनिंग नहीं है। ठीक है, इनकी अपने आप में एक छोटी मोटी परिभाषा दे रखी है। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन का मैंने आपको बताया था कि ढा और ढा। अच्छा शहनाज हुसैन, अच्छा शहनाज, फिर आप रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा क्लास, जो भी लास्ट क्लासें हुई हैं आप रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएंगी पहले दिन से क्लासेस। ओके, तो रा और रा, इसको हमने बताया था उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको क्यों बोला गया? क्योंकि सिंपल सी है कि आपकी जीभ आपके तालू से लग के एकदम टक करके नीचे की साइड आती है, रा। ठीक है, आप बोल के देखेंगे तो ऐसे ही होगा, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।
ठीक है, बाकी अगेन आज हमें वही वर्ग का बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, हमने पढ़े थे वर्ग की, का वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, करेक्ट। का वर्ग का मैंने आपको बताया था, का, ख, ग, घ और अड़ा, च, छ, ज, ट, ठ, ढ, अड़ा। ठीक है, त, थ, ध, ध और न। फिर है पा, भा, म। करेक्ट, ये थे हमारे 5 वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पुट भी हो सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि वर्ग का पहला अक्षर आपका क्या कहलाएगा, का, और वर्ग का आखिरी अक्षर क्या कहलाएगा, मा। ये टोटल कितने होते हैं, 25। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे अगर मैं चलो आगे बता दूंगी, वैसे ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो साउंड होती है, ये वाली लास्ट वाली, ये सारी साउंड ना नाक से बोली जाती है, तो इसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं, नास्विक व्यंजन। ठीक है, मैं लिखवा दूंगी, इसे कहते हैं हम नास्विक व्यंजन। और मैंने बताया था इन दोनों का ये जो डा और ढाई है, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ढ नीचे बिंदी, और ये ढ, ये इसके भी नीचे बिंदी। ठीक है, ढ, इसे कहते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए ढा और ढा को क्या कहते हैं, ऑप्शन में आपको आएगा उस, अगर तो इसका आंसर होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है, आपका ये उत्क्षिप्त व्यंजन होगा। और ये जो पूरा ये जो वर्ग है, इसमें जो क ख ग घ ड़ अच्छा जो भी 25 के 25 है, तो हम अपनी जीवा से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो हमारी जीभ, आपके जो पेशियां हैं, हमारी जो स्वर तंत्री है, जो स्वर तंत्रिका है, हमारा गला हो गया, हमारा नाक, अंदर जीभ, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपर स्वर तंत्र है, ठीक है, हमारा जो वोकल स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, अगर इंग्लिश वर्ड बोलूं मैं इसका, वोकल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमारा जो स्वर तंत्रिका है, वो स्पर्श होती हैं, यानी हर सूरत वो काम करेंगी इसके अंदर, किसी ना किसी उससे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन टोटल को, इसको हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, इनको पूरे को, वर्ग को, व्यंजन के वर्गों को क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। करेक्ट, इतना समझ आया आप लोग को? कंफर्म कर दीजिए एक बार, इतना समझ आया आप लोग को? बाकी मैंने आपको लास्ट क्लास में अंतस्थ व्यंजन भी लिखवा दिए थे, उष्म व्यंजन भी लिखवा दिए थे, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन भी लिखवा दिए थे। किसी बच्चे ने मेरे से लास्ट क्लास में पूछा था इनका मतलब क्या होता है, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त। देखिए, जैसा मैंने कहा, इन वर्ड के कोई सरल मीनिंग नहीं है, इनकी अपनी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन का कोई सरल वर्ड नहीं है,
ठीक है, तो व्यंजन की जैसा अपनी परिभाषा है कि वर्णों के क्या बोलते हैं, व्यवस्थित क्रम को ही व्यंजन कहते हैं। तो ऐसी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिसमें आपकी जीवा का मतलब जो स्वर तंत्रियां हैं आपकी, जो स्वर तंत्रिका है आपकी, वो कम मतलब इस्तेमाल होती है। ठीक है, जीभ का जो स्वर है ना वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं होता है। तो वो चार वर्ड कौन से, य, र, ल, व। ठीक है, याद रखिएगा। आपके जो वर्ण हैं, ये चार वर्ण हैं। वर्ण बोलिए, अक्षर बोल दीजिए। ठीक है, इसमें स्वर ये जब निकलता है तो जीभ का कोई भी हिस्सा स्पर्श नहीं होता मुंह में। ठीक है, और उष्म व्यंजन, उष्म उष्म से अगर आपको, अगर मैं बोलूं, हस्त व्यंजन मैंने आपको समझा दी। नहीं होता है वो अ, ला और वा। करेक्ट, वही आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन नाम प्रकार की उष्मा पैदा हो रही है, यानी गर्मी। ठीक है, श मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में, श, सा और हा। इससे आप ही बोलेंगे, अगर आप इसे बोलेंगे ना तो इसमें आपके ना अंदर से आवाज आएगी, यानी आपके फेफड़ों से, फेफड़ों से हवा के साथ आपकी आवाज आएगी। श, श, सा, हा, हा। तो आपको महसूस होगा जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी बोलेंगे, इसका स्वर निकालेंगे ना अक्षरों का, तो आपको उससे महसूस होगा। और क्यों? क्योंकि जब ये फेफड़ों से ये जो वायु के साथ ये आती है आवाज, तो वो रगड़ खाती है हमारे, कहाँ, कंठ के साथ रगड़ खाती है, जिसकी वजह से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, वो ऊष्मा पैदा होने की वजह से इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे। संयुक्त व्यंजन सिंपल है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनाओ। ठीक है, जैसे आपने संयुक्त स्वर बताए थे, ऐसे संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से बताए थे मैंने? श, त्र, ज और श्री। ये मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे। ये किससे मिलके बने हैं? श आपका किससे मिलके बना है? का हलंत प्लस शा। त्रा किससे मिलके बना है? ता हलंत जमारा। ज्ञा किससे मिलके बना है? श। ठीक है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? एक बार कंफर्म कर दीजिए, इतना समझ आया आप लोग को? बताएं, इतना समझ आया आप लोग को? आवाज क्लियर है? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? आप लोग ना जवाब देते रहा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं और क्लास फ्लुएंसी के साथ चल रही है। ओके, आप लोग जैसे ही मैं बोलूं कि आपको समझ आया, तो जल्दी से सबके रिप्लाई आ जाने चाहिए। गुड, वेरी गुड। और अब जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी पिछली क्लास से रिलेटेड, जो भी बच्चे पिछली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो स्वर की कितनी संख्या बताई थी मैंने? जल्दी से कमेंट कीजिए। स्वर की कितनी संख्या बताई? स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सॉरी, प्रकार, स्वर कितने होते हैं? प्रकार नहीं, हाँ, प्रकार नहीं, स्वर कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है स्वरों की? महमूद अली 32 कैसे हो गए स्वर? मरियम सिद्दीकी 11, वेरी गुड। स्वरों की संख्या मैंने दो तरीके से बताई थी। कैसे बताई थी?
एक तो लिखित के आधार पर, वर्णों की संख्या, स्वर कितने बताए थे मैंने? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व स्वर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ सिर्फ नॉर्मल स्वर की संख्याओं की बात कर रही हूँ, जो कि 11 है। और ये स्वर की संख्या 11 है, लिखित के तौर पर, उच्चारण के तौर पर मैंने 10 है। ठीक है, उच्चारण के तौर पे कितनी है स्वर की संख्या? 10, याद रखिए। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि स्वर की कितनी संख्या है, तो आप 11 ही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ये चीज पुट कर दी, एक और वर्ड जोड़ दिया कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी है, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है, देखो, यहाँ बैठकर प्रैक्टिस करने में और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप घर पे बैठे हुए कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, आप चाहे उसमें 100 to 100 मार्क्स लेकर आए, बट जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो एक तो टाइम इशू का फिर भी होता है। ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, और सबसे ज्यादा दिमाग में जो चल रहा होता है वो हमारा। ठीक है, तो उस टाइम हम गलती करते हैं, ये गलतियां हमारे साथ भी हुई है, नॉट आप लोगों के साथ होगी या कुछ भी, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि वो जो जोन होता है ना, वो एग्जाम वाला, जो उस टाइम माहौल होता है और जो वो टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही चीजें प्रेशराइज क्रिएट कर ही देता है। आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, उस टाइम प्रेशर आता है, बट याद रखिएगा, पढ़कर जाएंगे तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए आपकी रीडिंग स्किल बढ़े। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को एक बारी में पढ़कर ना समझ जाए। हाँ, टाइम का ही प्रेशर होता है, वही मैं कह रही हूँ कि टाइम का ही प्रेशर होता है। टाइम के प्रेशर की ही वजह से आप, जैसे आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, गलती हो जाती है छोटे छोटे से, मतलब क्वेश्चन जब बाद में पढ़ते हैं ना, वो क्या कर दिया हमने, ये तो तब इतना छोटा सा सवाल था, बच्चों वाला सवाल था, और उसी में गलती हो गई, क्योंकि वो पढ़ने की वजह से, जल्दी जल्दी के पढ़ने के चक्कर में हमें गलत। और आपको पता है, जो एग्जामिनर जो एग्जाम बनाते हैं, आपको वो 4 ऑप्शन ऐसे देंगे जो चारों ही आपको ठीक लगेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा किसी चीज को, और आपने कहीं सुना होगा, या माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज होती है, अगर कहीं देखी है, पढ़ी होगी, तो वो आपको ऐसे ही ऑप्शन देंगे जो चारों आपको ठीक ही लगेंगे, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीडीपी यही होता है, सीडीपी में आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन में इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि उन 4 ऑप्शनों में से आपको 2 ऑप्शन ठीक लगते हैं बिल्कुल। अब उन 2 में से आपको चूज करना है, आपने कर लिया, आपके लिए तो शायद वो बेटर था, बट उससे बेटर आंसर कोई दूसरा हो सकता था, जो एग्जामिनर के नजर में वो ज्यादा बेटर है, वहां बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में गलती हो जाती है, तभी मैं अगेन बता रही हूँ कि अगर पूछा जाए स्वर की कितनी संख्या है, 11, और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी है, तो आप बताएंगे 10। मैंने आपको बताया ना, रे ऋषि जो पढ़ते हैं वो नहीं आता, क्योंकि वो संस्कृत का वर्ण है। ठीक है, और उसके अंदर व्यंजन मिक्स है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन कितने बताए थे मैंने आपको? व्यंजनों की कितनी संख्या बताई थी? जल्दी कमेंट कीजिए। 33, करेक्ट। 33। अयोग वह कितने बताए थे मैंने आपको? ये एक ही मात्रा है। अयोग वह, अयोग वह कितने बताए थे मैंने आपको? बताएं।
आपकी लास्ट क्लास की रिवीजन सी हो रही है ये, और आपका एक क्वेश्चन भी बन रहा है इसमें से। करेक्ट। अयोग हुआ हमने बताए थे दो, कौन से? वो आंग और बड़ांग वाला बताया था ना, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। उत्क्षिप्त कितने बताए थे? अभी बताया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपसे बताया जा रहा है दो, ताकि आपको लर्न हो जाए। और संयुक्त कितने बताए अभी आपको? संयुक्त कितने बताए? चार। वेरी गुड। आप टोटल करना, कितना बन रहा है ये? टोटल करिए कितना बन रहा है ये? 50 नहीं, 52 बन रहा है। 52। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52। टोटल वर्णों की संख्या आप बताएंगे 52। और ये उसका वर्गीकरण था जो मैंने आपको बता दिया अभी, कि अगर क्वेश्चन में आए आपके व्यंजन कितने होते हैं 33, स्वर कितने होते हैं 11, क्वेश्चन आ जाए अयोग वह कितने होते हैं, अयोग वह कितने होते हैं दो, उशिष्ट कितने होते हैं दो, संयुक्त कितने होते हैं चार। ठीक है, याद रखिएगा। समझ आई ये चीज? क्लियर है? क्लियर है आप लोग को ये चीज? अभी समझ आया? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पे चले। चलिए नेक्स्ट पे चले। अब करेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? देखो ये बेस है, एक बार क्लियर हो गया फिर तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा आपको लर्निंग करने वाली चीजें हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आ, हाँ, व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी फिर मेरे को वापस से सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आपको मैंने बता दिया वर्ग पांच तरीके के होते हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यानी कहाँ कहाँ से आवाज निकलती है हमारी स्वर तंत्र से, और कौन कौन से अक्षरों में वो यूज होता है। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण है किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, याद रखिएगा। उच्चारण के आधार पर। करेक्ट। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे हम उच्चारण के आधार पर। ठीक है। मैं क्योंकि इसको इरेज करूंगी, मेरे को थोड़ा जगह, स्पेस चाहिए। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण, जो हमने का वर्ग पढ़ा था, उसको एक और नाम, उसको एक और नाम से बोलते हैं कंठ है। कंठ है या कंठ। कंठ है, कंठ का मतलब क्या होता है? गला। ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है। कौन कौन से अक्षर आते हैं आपके? का, ख, ग, घ, र, और साथ में हा भी आता है। ठीक है।
फिर आपका आता है तालवे, तालवे या तालु। सेम वही, चा वर्ग को तालु वर्ग, तालु भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका चा वर्ग आएगा और कुछ और अक्षर भी आएंगे, च, छ, ज, झ, अ, या और शा, ठीक है। ये तालु के आते हैं। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा, ये दो दो तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से याद रखे क्या है, ठीक है। मूर्धा, मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। ता, ता, धा, धा। और इसके अंदर उच्चिष्ट व्यंजन भी इस्तेमाल होते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। और क्या? ठीक है, ये आपको लर्न करना है। अब आ रही है आवाज, सभी को आवाज आ रही है मेरी? व्हाइट बोर्ड क्लियर है? नेक्स्ट है दंत, दंत या दांत, जो दांत से लग के बोले जाते हैं अक्षर, ठीक है। वो है आपके त, थ, द, धा और ना। यानी आप ता वर्ग को दंते वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिला मिला के पढ़ना है। ता वर्ग को दंते वर्ग भी कहते हैं, कि उच्चारण के आधार पर उन्हें दंते भी कहा जाता है या दांत से बोलने वाले, ठीक है। करेक्ट। ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ यानी ओष्ठ, ओष्ठ या लिप्स, लिप्स के जो हमारी मूवमेंट होती है। पा वर्ग आता है इसके अंदर, प, फ, ब, भा यानी लिप, ठीक है। और नाक से वाले तो मैंने आपको बता दिया, नाक से ही है, ठीक है। वो वर्ग के जो लास्ट के जितने आते हैं वो नाक से कहलाते हैं। एक और होता है द्वितीय व्यंजन होता है, द्वितीय व्यंजन। ये होता है जैसे दिल्ली, जो व्यंजन है ना, जो व्यंजन मेन लिखा जा रहा है पूरा, उससे पहले उसी व्यंजन का सेम आधे में लिखा जाना, ठीक है। जैसे दिल्ली, बिल्ली, मिट्टी, लिट्ठी, लिट्ठी चोखा होता है ना, लिट्ठी, मिट्टी, ठीक है। गुड्डी, डा, ठीक है। डा हलंत के साथ, यानी आधा डा आ रहा है उसमें, फिर पूरा डा आ रहा है, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा। इतना समझ आया आप लोग को? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर आपको व्यंजनों का वर्गीकरण ये समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला अघोष और दूसरा होता है सुघोष। डेफिनेशन लिख लेना इसकी, या समझ लो आप इसको। अघोष क्या कहलाते हैं? जिसमें आपको किसी प्रकार का कंपन महसूस ना हो, जिन अक्षरों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं।
वहीं सघोष हमारा इसका विपरीत हो जाता है कि जिन अक्षरों जिन वर्णों में हमें जिन ध्वनियों में हमें कंपन महसूस हो उसे सघोष कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी इसकी भाषा है। अघोष की स्वर तंत्री में, मैं इसकी भाषा आपको पर्टिकुलर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताऊं तो अघोष उसे कहा जाता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, ठीक है, उसे अघोष कहते हैं। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। और सिंपल में यानी जिस ध्वनि को आप निकाल रहे हो उसमें अगर कंपन महसूस नहीं हो रहा है तो वो अघोष है, और जिस ध्वनि में आपको कंपन महसूस हो रहा है वो सघोष है। और सघोष की ऑफिशियल डेफिनेशन सेम है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। और अघोष और सघोष कौन से होते हैं? याद रखिएगा, मैं एक चीज इसमें ऐड कर देती हूँ लिखने की बजाय, कि अघोष और सघोष, अघोष उन्हें कहते हैं कि जो वर्ग मैंने आपको लिखवाए थे क ख क, यानी काग वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उन वर्ग के पहले पहले तथा दूसरे व्यंजन, पहले तथा दूसरे व्यंजन या वर्ण, ठीक है, उसको हम अघोष कहते हैं। तो क्या होगा उसका, अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहां से, पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा है? का, खा, ठीक है। और दूसरे चा वर्ग से कौन सा हो गया? चा, छ, कोई कंपन महसूस नहीं हो रहा। टा वर्ग से टा, ठ, ठीक है। और ता वर्ग से ता, था, और पा वर्ग से पा और फा, ये आपका हो गया अघोष। और इसके अंदर आपके जो इंक्लूड होते हैं वो ऊष्म व्यंजन भी आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। याद रखिएगा, जमा, मैं लिख नहीं रही, ऊष्म व्यंजन आप लिख लीजिएगा, उसके अंदर अपने नोट कर लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन श, सा, हा, वो भी इंक्लूड होता है घोष के अंदर, ठीक है। सघोष व्यंजन कौन से वो कहलाते हैं हमारे? सघोष व्यंजन तीसरे, चौथे व पांचवे, तीसरे, चौथे व पांचवे वर्ण कहलाते हैं। अब नजर आ रहा है आपको बोर्ड? किस किस को बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, एक बार कंफर्म कर देना। सबको वॉइस और बोर्ड क्लियर है या सिर्फ आफरीन को नजर नहीं आ रहा है? आफरीन, आई थिंक आपको आपके साइड से इशू, आप एक बार एग्जिट करके एंट्री वापस लीजिए क्लास में। आफरीन, आप एक बार एग्जिट करके वापस से एंट्री लीजिए, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। सघोष व्यंजन मैंने अभी क्या बताया आपको, कि जो वर्ग है उसका तीसरा, तीसरा, ये नोट कर लीजिएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, जो व्यंजन है, वो आपके सघोष में आता है। प्लस उसके साथ आपका क्या आता है? आपका अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंदर आते हैं। नारायण, सबको क्लियर है? वॉइस क्लियर है या एक ही बच्चे को दिक्कत हो रही है? सिर्फ सबको क्लियर है, सिर्फ आप ही को ही दिक्कत है? अच्छा, अभी क्लियर हो गया, ठीक है, फाइन, ओके 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 ओके, फाइन, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, और तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सा है हमारा हर वर्ग में से? तीसरा कौन सा है हमारा? गा, चौथा घा, पांचवा, यानी सघोष वो है जो इससे रिमेनिंग, यानी जो इसके अलावा बच गए, अघोष में जो आ गए, उसके अलावा जो बच गए वर्ग के, वो आपके सघोष कहलाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके वो? गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा,
झ अड़, ठीक है, ड ढ और अड़। द ध न, ब भ म। एक सेकेंड, जस्ट एक मिनट। यस, तो आपको इतना क्लियर है। और इसके साथ जमा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी इसमें इंक्लूड आते हैं। इतना समझ आ गया आपको? अघोष और सघोष क्लियर है? एक बार बता दें सब। अघोष और सघोष आप लोग को क्लियर है? ठीक है। एक और रहता है हमारा, लास्ट है वो। ठीक है, व्यंजनों में वो लास्ट है महाप्राण, यानी श्वास उससे। अगर मैं इसको लिखूं, यानी श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। पहला होगा आपका महाप्राण, अल अल्प प्राण, और दूसरा आपका महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण आपका क्या होता है? जिसमें आपकी श्वास की जो मात्रा है वो कम निकलती है, यानी आपकी सांस कम लगती है। मतलब आपका जो ब्रीथिंग है उसमें कम लगता है, आपकी श्वास की मात्रा उसमें कम लगती है। ठीक है। और वो ये सारे आपके याद रखेगा, वो वर्ग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उस वर्ग से ही कॉन्टेक्ट कनेक्ट करके ही सारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण कौन से होते हैं? मैं आपको अगर पीछे वर्ग जहां पे लिखवाए थे उस पे जाऊं मैं, ये रहा। ठीक है। अल्प प्राण कौन से हैं? सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे। ठीक है। पहला ये वाला, तीसरा और पांचवा, यानी ओड वाले सिस्टम में। ठीक है। ये ज्यादा घिचड़ पिचड़ होगी इसमें। अल्प प्राण है आपका वर्ग का पहला, पहला क्या हो गया? का। तीसरा हो गया आपका गा, और पांचवा हो गया आपका ड़ा। सभी सभी वर्गों के। और ऐसे चा वर्ग में से चा, जा और आ। फिर ता वर्ग से आप, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कराऊं, ठीक है। श्वास के ऊपर दो याद रखेगा। अब मैं यहाँ पे अल्प प्राण, कौन कौन से क्या होते हैं हमारे? का, गा और अड़ा। पहला चा, जा, टा वर्ग से हो गया टा,
टा वर्ग से हो गया आपका टा, डा और अड़ा। वहीं ता वर्ग से हो गया आपका ता, थ, दा और ना। पा वर्ग से हो गया आपका पा, बा, मा। ये आपके हो गया अल्पप्राण। वही महाप्राण आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण वही इसका उल्टा हो गया। अल्पप्राण में क्या होता है, आपकी श्वास कम लगती है। महाप्राण में उच्चारण के टाइम पर आपकी जो श्वास की मात्रा है वो अधिक निकलती है। ठीक है, आपकी सांस ज्यादा निकलती है, अधिक निकलती है। पहला, तीसरा और पांचवा, हाँ करेक्ट महमूद अली, मैंने आपको लिखवाया। हाँ यही तो मैंने आपको बताया है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये मैंने आपको भी यहाँ इसी पे तो लिखवाया था मैंने आपको, यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्गों में, जो पहला, तीसरा, जो पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण कहलाता है। ओके 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 ओके, ठीक है। महाप्राण आपका वही, महाप्राण की परिभाषा की जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास की मात्रा निकले, ठीक है, अल्पप्राण में कम निकले और महाप्राण में श्वास की मात्रा अधिक निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। और ये वर्ग के कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ये तो यही आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, महाप्राण में आपका आ जाएगा दूसरा और चौथा। ठीक है, और हाँ इसके अंदर अल्पप्राण में एक और चीज है, अंतस्थ व्यंजन इसमें इंक्लूड होंगे आपके, या, रा, ला, वा, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। जमा अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, महाप्राण में आपके जो ऐड हो जाएंगे, महाप्राण में वो उष्म व्यंजन भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जमा हो जाएंगे वो इसके साथ, यानी महाप्राण में आपके उष्म व्यंजन भी इंक्लूड होते हैं। तो महाप्राण आपके वर्ग के कौन से हो जाएंगे, दूसरा और चौथा। तो दूसरा हमारा कौन सा होता है, ख। महाप्राण हमारा कौन सा होता है, दूसरा हो गया हर वर्ग का ख, और चौथा कौन सा हो गया हमारा, घ। फिर चा वर्ग से क्या होगा हमारा, दूसरा छ और झ। टा वर्ग से क्या होगा हमारा, ठ, ढ। ता वर्ग से हमारा क्या होगा, थ, ध। पा वर्ग से होगा हमारा फ और भा, भवानी। ठीक है, और जमा उष्म व्यंजन। ये आपके हो गए महाप्राण। इतना समझ आया आपको? अघोष, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर में हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये सब पढ़ लिया। करेक्ट, और क्या रहता है। इतना समझ आ गया आप लोग को, क्लियर है ये सारा। यहाँ हमारा व्यंजन फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग को समझ आया? आप लोग ना कमेंट जल्दी जल्दी किया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है आप लोग को, समझ आ रहा है अच्छे से? जो भी अब तक पढ़ाया आपको क्लियर हो चुका है?
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे तरीके के अलग अलग विलोम शब्द पढ़ाएंगे आपको, या विलोम, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्लास हल्की सी, फिर उसके बाद संधि पढ़ेंगे क्योंकि उसमें भेद वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो काफी लंबा चले। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 5 o'clock। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। हाफिज।